सुजाता अपनी नई बहू पिंकी का घर में स्वागत करती है और वो उसे बड़े ही प्यार से कहती है, अरे पिंकी बहू, तू काफी थक गई होगी ना। जा बेटा, अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर ले। लेकिन माँ जी, कल तो इसकी पहली रसोई की रस्म भी है ना, तो आपने पिंकी को सब बता दिया क्या? अरे घर में इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, तो ये पिंकी सबके लिए खाना बनाते बनाते थक जाएगी। और वैसे भी तू तो अच्छे से जानती है कि ये शादी ब्याह में कितनी थकावट हो जाती है। लेकिन माँ जी, मैंने तो शादी ब्याह की थकान होने के बाद भी आप सब लोगों के लिए कितना अच्छा अच्छा खाना बनाया था, और मुझे इतनी थकान भी नहीं हुई थी। और आपको बता दूं कि मैं तो 1 घंटे में 50 तरह का खाना बना सकती हूँ, वो भी 50 लोगों के लिए। अरे हाँ बहू, तू तो है ही तिस्मार खान, लेकिन सब लोग तेरी तरह थोड़ी ना होते हैं। अरे सबको आराम की भी बहुत जरूरत होती है। फिर नीतू अपनी देवरानी को कमरे तक लेकर जाती है और उस रात सब लोग आराम से सो जाते हैं। फिर अगली सुबह जब पिंकी रसोई में जाती है, तब वहां पर सुजाता और नीतू काफी परेशान खड़े होते हैं। अरे क्या हुआ माँ जी, सब ठीक तो है ना? आप तो नहीं, यहाँ पर इतना परेशान क्यों खड़े हो? सब तो ठीक है पिंकी, लेकिन हमने सुबह सबके लिए बाहर से खाना मंगवाया था, क्योंकि घर पर इतने सारे रिश्तेदार आए हुए हैं और इतने सारे लोगों के लिए तुम अकेली सारा खाना कैसे बना सकती हो? इसीलिए बाहर से मंगवा लिया, लेकिन खाना अब तक नहीं आया है। लेकिन बाहर से मंगवाने की क्या जरूरत थी? मैं तो 1 घंटे में सबके लिए फटाफट से बढ़िया सा फास्ट फूड और बाकी अलग अलग प्रकार का खाना बना देती, वो भी 50 तरह का खाना। ये तू क्या बोल रही है बहू? तू सच में 1 घंटे में 50 तरह का खाना बना सकती है? और नहीं तो क्या माँ जी। लेकिन कोई बात नहीं, तब अपने बाहर से खाना मंगवा ही लिया है, तो कुछ सोचकर ही मंगवाया होगा ना। और आप चिंता मत कीजिए, कुछ देर में खाना आ जाएगा। एक काम कर नीतू, तू जरा बाहर जाकर देख, फोन में तो यही दिखा रहा है कि खाना यहाँ पर आ गया है। लड़का शायद बाहर ही होगा। चल जल्दी से खाना लेकर आ, फिर तुम दोनों सबको परोस देना। इस तरह ससुराल का पहला दिन पिंकी के लिए काफी खुशी से निकल जाता है। फिर अगले दिन नीतू रसोई में मुंह फुलाकर खड़ी होती है। कितनी देर हो गई है, लेकिन ये पिंकी तो अब तक नहीं आई। और एक दिन बाहर से खाना क्या मंगवा लिया, उसको लगता है हर रोज बाहर से ही खाना आएगा। अरे खुद की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना रसोई में आकर खाना बनाने की। और वैसे भी इतने टाइम से तो मैं ही खाना बनाती आ रही हूँ, लेकिन आज का खाना मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ये खाना तो सिर्फ पिंकी को ही बनाना पड़ेगा। आखिर अब वो भी तो इस घर की बहू है ना। फिर कुछ देर बाद में पिंकी रसोई में आती है। अरे अब आ रही हो तुम? मैं तुम्हारा कितनी देर से इंतजार कर रही थी। खाना भी बनाना होता है, ध्यान तो है ना तुम्हें? हाँ हाँ, मुझे ध्यान है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि घर वालों को तो आपके हाथ के खाने की आदत होगी ना, तो अब मेरे हाथ का स्वाद उन्हें कहाँ जचेगा। इसीलिए मैं ये सोच रही थी कि आज का खाना आप ही बना लो। अरे ये तुम क्या बोल रही हो? मेरे हाथ का खाना तो उन लोगों को बहुत पसंद है, लेकिन आज अगर उन्हें नया स्वाद मिलेगा तो वो सब लोग 2 रोटी एक्स्ट्रा खा लेंगे। इसीलिए जल्दी करो और आज का खाना तुम ही बना दो। और वैसे भी मेरे कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है ना, तो मैं आराम करने जा रही हूँ। क्या कहा? आपकी भी कमर में दर्द हो रहा है? मेरा भी यही हाल है, मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है। वो क्या है ना, कल मैं ठीक से सो ही नहीं पाई। हाँ तो उसमें क्या होता है, कोई बात नहीं। मैं भी जब यहाँ पर नई नई आई थी, तो मैंने ही सब कुछ अकेले संभाला था, और ससुराल में तो जिम्मेदारी को देखना ही पड़ता है ना। और तुम तो नई बहू हो, इसीलिए तुम्हें ज्यादा संभल कर चलना चाहिए। अब वो दोनों आपस में बहस करने लगती हैं और उनकी आवाज सुनकर वहां पर सुजाता आ जाती है। अरे तुम दोनों इतनी बहस क्यों कर रही हो? तुम्हारे लड़ने की आवाज बाहर तक आ रही है। अब आप ही देखिए माँ जी, मैं तो बिना कुछ कहे ही सारा काम कर देती हूँ, लेकिन यहाँ पर आपकी ये नई नवेली बहू नखरे दिखा रही है।
अरे कल तो खाना बाहर से आ गया ना, तो ये सोच रही है कि आज का खाना भी बाहर से ही आएगा। तो आप ही समझा दीजिए अपनी इस बहू को कि घर में है तो खाना पीना तो देखना ही पड़ेगा ना। अरे माँ जी, मैं तो 50 लोगों के लिए 50 तरह का खाना भी बना दूं, और वो भी 1 घंटे में। लेकिन सबको जेठानी जी के हाथ का स्वाद ही पसंद होगा ना। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग और कुछ दिनों के लिए जेठानी जी के हाथ का ही खा लो, फिर मैं तो उसके बाद में बनाऊंगी ही ना। अरे मेरे हाथ का सबने बहुत खा लिया, और बार बार ये बिल्कुल मत कहा करो कि तुम 1 घंटे में 50 तरह का खाना बना सकती हो। तुमसे ज्यादा दुनिया मैंने देखी है। अरे जब तक तुम ये बात बोलोगी ना, तब तक मेरा खाना भी तैयार हो जाएगा। लेकिन हाँ, आज का खाना तो तुम ही बना दो। अरे बस करो तुम दोनों को तो बस लड़ाई का बहाना चाहिए। एक काम करो, दोनों मिलकर खाना बनाओ, और मुझे चू तक आवाज नहीं चाहिए तुम्हारी। सुजाता के गुस्से के कारण दोनों बहुएं शांत हो जाती हैं, और वो दोनों अब खाना बनाने लग जाती हैं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं, और कुछ दिनों के बाद सुजाता अपने कमरे में अपनी बेटी प्राची को एक खानदानी हार दिखाती है। ये देख प्राची, कितना सुंदर हार है ना ये। हाँ माँ, ये हार तो वाकई में बहुत सुंदर है। आपने इसे मेरे लिए बनवाया है क्या? अरे नहीं बेटा, ये हार मैंने नहीं बनवाया। अरे ये तो हमारा खानदानी हार है। मुझे मेरी सास ने दिया था, और मेरी सास को उसकी सास ने दिया था। तो अब ये हार मैं अपनी किसी एक बहू को दूंगी। सच में माँ, ये हार तो बहुत ही सुंदर है। मेरा तो दिल ही आ गया इस पर। लेकिन आपकी तो दो दो बहुएं हैं, तो अगर आपने किसी एक को हार दे दिया तो दूसरी को बुरा लगेगा ना। तो इस दुविधा से आप कैसे बाहर निकलोगी? अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये हार मैं किसे दूं। लेकिन हमारा खानदान तो खाऊ खानदान है, और सबको खाना बहुत पसंद है। अरे मैंने भी अपनी सास का दिल ऐसे ही जीता था, अच्छा अच्छा खाना खिलाकर। अब आगे भी देखते हैं कि मेरी बहुएं मेरा दिल कैसे जीतती हैं। अपनी सास और ननंद की ये बातें बाहर खड़ी दोनों बहुएं सुन लेती हैं। माँ जी से ये खानदानी हार तो मैं ही लूंगी। इस कल की आई पिंकी को तो मैं ये खानदानी हार लेने भी नहीं दूंगी। ये बड़ी बहू है तो क्या हुआ, हार और माँ जी का दिल तो मैं ही जीतूंगी। अब दोनों बहुएं अपनी सास का दिल जीतने में लग जाती हैं। बताइए ना माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं मैं? सोच रही हूँ कि सारा खाना आपकी ही पसंद का बनाऊं। अरे अचानक से तुझे क्या हो गया? वैसे तो कितनी चिक चिक करती है तू। अरे माँ जी, वो तो बस ऐसे ही। लेकिन आप बताओ ना, क्या खाना है आपको? मैं सारा खाना आपकी ही पसंद का बनाऊंगी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है। आज मुझे मटर पनीर, सोया चाप, नान और तंदूर रोटी खाने का बहुत मन कर रहा है। वैसे आपने तो काफी सारा खाना बता दिया, लेकिन नीतू की बात पूरी भी नहीं होती कि तभी वहां पर पिंकी एक प्लेट में कुछ खाने के लिए लेकर आती है। ये देखिए माँ जी, मैंने क्या बनाया है आपके लिए। चिली पोटैटो, नूडल्स, मंचूरियन, मटर पनीर, सोया चाप, नान और तंदूर रोटी। लेकिन ये सब तुमने कब बनाया? अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुम रसोई में गई थी ना। फिर इतनी जल्दी तुमने सब कैसे बना लिया? हाँ बहू, ये सब इतना झटपट कैसे बना लिया तूने? अरे माँ जी, मैं बस जेठानी की तरह बड़ी बड़ी बातें नहीं करती। मैं तो सच में 1 घंटे में 50 तरह का खाना बना सकती हूँ, और यही मेरा टैलेंट है, जो अभी आप लोगों ने देख भी लिया। वाह बहू, आज तो तुझे मैं मान गई। तू तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल की है। अच्छा हुआ जो आज मैंने सारा खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया, और उसके कारण आज माँ जी भी इम्प्रेस हो गई। अपनी सास को रिझाने के लिए दोनों बहुएं काफी मेहनत करती हैं। फिर कुछ दिनों के बाद जब नीतू रसोई में जाती है, तभी माँ जी को अपने पाले में लाने के लिए मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं क्या बनाऊं? हाँ, माँ जी को मोमोज बहुत पसंद है। एक काम करती हूँ, आज उनके लिए मैं मोमोज ही बनाती हूँ। फिर 2 घंटों तक नीतू रसोई में मेहनत करती है, और वो अपनी सास के लिए मोमोज बनाती है। तभी वहां पर सुजाता और पिंकी भी आ जाती है।
अरे वाह दीदी, आज तो आपने मोमोज बनाए हैं और आपको इतना थका हुआ देखकर तो साफ दिखाई दे रहा है कि आप काफी देर से मेहनत कर रही हो। अरे नहीं पिंकी, वैसी बात नहीं है। वो तो आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी ना, तो चटपटा खाने का मन कर रहा था और माँ जी को भी मोमोज बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैंने आज माँ जी के लिए मोमोज बना दिए। अरे वाह बहू, तूने सच में मेरे लिए मोमोज बनाए हैं, लेकिन उसे बनाने के लिए तो काफी टाइम लगता है ना, तो तू यहाँ पर कब से लगी है? आपने सही कहा माँ जी, मोमोज बनाने में तो काफी टाइम लगता है, लेकिन आपकी इस बड़ी बहू का कोई जवाब नहीं है। मैंने तो फट से आटा लगाया और फट से स्टफिंग भी तैयार की और ये रहे मोमोज। बस 10 मिनट लग गए। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद सुजाता अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है। अरे हमारी गांव वाली जमीन जिस पर केस चल रहा था ना, वो हम लोग जीत गए हैं, इसीलिए कल घर में पार्टी है, तो घर को अच्छे से सजा देना। और रही बात खाने की, तो सुबह सुबह हलवाई भी आ जाएगा। फिर अगली सुबह सब तैयारी हो जाती है, लेकिन हलवाई का कुछ पता ही नहीं होता। हे भगवान, ये हलवाई तो अब तक नहीं आया। थोड़ी ही देर में मेहमान आने वाले होंगे, अब क्या होगा? खाली पेट मेहमानों को भेज दिया तो मेरी तो नाक कट जाएगी। लेकिन मेरी दोनों बहुएं भी तो है ना, एक काम करती हूँ, उन्हें जाकर बोलती हूँ। फिर सुजाता अपनी दोनों बहुओं के पास जाती है। देखो, शायद आज हलवाई वाला नहीं आएगा, क्योंकि उसे दूसरा ऑर्डर मिल गया होगा और कुछ ही देर में मेहमान भी आने वाले हैं। और तुम दोनों तो काफी फुर्ती में खाना बनाती हो, तो जल्दी से सबके लिए फास्ट फूड बना दो। इतना बोलकर सुजाता रसोई के बाहर चली जाती है, लेकिन वहां पर दोनों देवरानी और जेठानी एक दूसरे की शक्ल देखने लगती हैं। अरे पिंकी, मेरी तो कमर दर्द हो रही है, तो आज तो मैं कुछ भी नहीं बना पाऊंगी, तुम ही बना दो सारा खाना। लेकिन दीदी, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है और वो भी बहुत तेज, इसलिए मैं भी खाना नहीं बना पाऊंगी, आप ही बना दीजिए ना। अरे बाबा, मैं तो झुक भी नहीं पाऊंगी और तुम्हारा तो बस सर दर्द ही तो है। अरे अगर मैं झुकी तो उठ नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे हैं। अब 1 घंटे तक वो दोनों तो बस बहाने ही बनाती हैं। अरे दीदी, मैं तो खाना बाहर से मंगवाती थी और मुझसे 1 घंटे में 50 तरह का क्या, मैं तो 5 दिन में भी 50 तरह का खाना कभी नहीं बना पाऊंगी। अरे तू तो 5 दिन में 50 का बोल रही है, लेकिन मैं तो यहाँ पर 5 तरह का भी खाना नहीं बना सकती। लेकिन दीदी, हम दोनों कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। फिर वो दोनों कोशिश करने लगती हैं और पूरी रसोई को बिखेर देती हैं। फिर 3 घंटों के बाद प्राची और सुजाता रसोई में जाती है। वो रसोई को देखकर वो हैरान रह जाती है। अरे ये तुम दोनों ने क्या कर दिया? माफ कीजिए माँ जी, हम दोनों ने आपसे झूठ कहा, लेकिन हम 1 घंटे में 50 तरह का खाना नहीं बना सकती। इतने दिनों तक हम दोनों तो बस डींगे हाँक रही थी। वो तो दिख ही रहा है भाभी। लेकिन तुम दोनों ने इतना बड़ा चढ़ा के हमसे झूठ बोला कि अपने ही झूठ में तुम दोनों खुद ही फंस गई। चल प्राची, हम खाना बाहर से मंगवाते हैं। इस तरह अंत में दोनों देवरानी और जेठानी का झूठ पकड़ा जाता है। फिर उस दिन के बाद से वो दोनों डींगे हाँकना छोड़ देती हैं। सुमन गांव में अपनी माँ करुणा और पिता योगेंद्र के साथ रहती है। उसके भाई और भाभी मानव और बेला दोनों शहर में रहते हैं और अब सुमन भी उन दोनों के पास शहर में कुछ दिनों के लिए रहने जा रही होती है। सारा सामान ठीक से बांध दिया ना बिटिया? हाँ पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं तो बस कुछ महीनों के लिए ही जा रही हूँ उनके पास, फिर वापस आ जाऊंगी। अरे हम भी तेरे साथ आ जाते, लेकिन हम दोनों को शहर का हवा पानी भाता ही नहीं, इसीलिए अब तो हमें यही रहना पड़ेगा। लेकिन तू जा बेटा और खूब मजे कर, उतना ही तेरे भाई और भाभी को अच्छा लगेगा। हाँ माँ, आपने सही कहा। और ये ले, ये पैसे रख, तेरे इस महीने के खर्चे के लिए। वैसे मानव तो तुझे पैसे दे ही देगा, लेकिन फिर भी तेरे खुद के खर्चे के लिए ये रख ले,
तेरे वहां पर जाने के बाद मैं मानव से कह दूंगी कि वो तेरा बैंक में अकाउंट खुलवा दे, और उसके बाद तो मैं तुझे पैसे वही भेजा करूंगी। ठीक है माँ, और आप दोनों भी आप पर अपना ख्याल रखना। फिर सुमन शहर चली जाती है, लेकिन उसके आने से उसकी भाभी बेला बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। लो आ गई मेरी छाती पर मूंग डालने। कैसी हो भाभी? मैं बढ़िया हूँ सुमन, तुम बताओ, तुम कैसी हो? बस एकदम बढ़िया। लेकिन भाई कहाँ पर है? अरे तुम्हें तो पता ही है ना, तुम्हारे भाई आधा हफ्ता घर पर रुकते हैं और आधा हफ्ता दूसरे शहर चले जाते हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी कंपनी के दूसरे ब्रांच में होती है। अच्छा, तो इसका मतलब अब वो घर पर नहीं है? हाँ सुमन, अब तो वो सीधे कल सुबह ही आएंगे। ठीक है भाभी, वैसे मुझे बहुत भूख लगी है, आपने खाने में क्या बनाया है? खाना तो मैंने कुछ बनाया नहीं है सुमन, दरअसल मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाने वाली थी। अब तो मैं अकेली ही रहती हूँ, तो कुछ भी नहीं बनाती। या तो मैं माँ के पास चली जाती हूँ या फिर बाहर से कुछ मंगवा देती हूँ। अच्छा, ऐसी बात है क्या? लेकिन अब आपको अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ ना, और अब हम दोनों ननंद भाभी मिलकर खूब मजे करेंगे। वैसे भाभी, मैं हाथ मुंह धो लेती हूँ, तब तक आप मेरे लिए चाय और नमकीन पराठे बना दो। ठीक है सुमन। फिर सुमन कमरे में चली जाती है और बेला को उसके लिए चाय और पराठे बनाने पड़ते हैं। और अब उसकी ननंद के आने के बाद से बेला का काम बढ़ जाता है। फिर अगली सुबह जब मानव घर आता है, तभी वो सुमन को देखकर बहुत खुश होता है। तेरे आने से तो घर में रौनक छा गई है सुमन। अच्छा, तो इससे पहले क्या मातम छाया रहता था क्या? अरे बेला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरे कहने का मतलब ये था कि सुमन के आने से बहुत अच्छा लग रहा है, वरना घर में तो बस हम दोनों ही रहते थे। समझ गई। लेकिन भाई, आप इतने दुबले पतले क्यों हो गए हो? भाभी आपको ठीक से खाना नहीं देती क्या? अरे नहीं सुमन, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेला तो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, लेकिन पिछले 1 महीने से काम का लोड बहुत बढ़ गया है। इसीलिए सफर करने के कारण और बहुत काम करने के कारण मेरी तबीयत पर बुरा असर पड़ रहा है। काम तो चलता ही रहेगा भाई, लेकिन फिर भी आप अपनी सेहत का ध्यान रखा कीजिए। हाँ सुमन, ये नालायक कितनी बकबक करती है। घर शांत था वही अच्छा था, लेकिन इसकी आवाज से तो मुझे चिड़चिड़ हो रही है। फिर बाद में। अरे बेला, मुझे ना बहुत काम है, जिसके चलते मैं सुमन का बैंक अकाउंट नहीं खोल पाऊंगा। एक काम करो ना, तुम ही खोल दो उसका अकाउंट। वो माँ और पापा कह रहे थे कि हर महीने उसके अकाउंट में वो पैसे भेजेंगे। अच्छा ठीक है मानव, मैं खोल दूंगी। तभी बेला के दिमाग में एक सुझाव आता है। क्या बात है, बैंक अकाउंट? इसका मतलब माँ जी और पापा जी सुमन के लिए गांव से पैसे भेजने वाले हैं। लेकिन मेरी अनपढ़ ननद को क्या पता चलेगा कि कितने पैसे आए और कितने दिए जा रहे हैं। अब देखो मैं कैसे खेल खेलती हूँ। वाह जी वाह, इसकी तो सेवा भी करो और कोई मेवा भी ना मिले, लेकिन मैं चालाकी से मेवा खाकर ही रहूंगी। फिर बेला सुमन का बैंक अकाउंट खुलवा देती है। अब तुम निश्चिंत हो जाओ सुमन, क्योंकि तुम्हारा बैंक अकाउंट मैंने खोल दिया है। अरे वाह, धन्यवाद भाभी। और भाभी, आप दोनों ही मेरा अकाउंट संभाला कीजिए, क्योंकि मुझे तो इन सब के बारे में कुछ पता भी नहीं है। लेकिन सुमन, तुम्हारे भाई को तो मेरे लिए भी अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, तो फिर वो तुम्हारा बैंक अकाउंट कैसे संभाल पाएगा? तो अब मैं क्या करूं भाभी? अरे तुम चिंता मत करो सुमन, मैं हूं ना। माँ जी और पापा जी तुम्हें जो भी पैसे भेजा करेंगे, वो पैसे मैं एटीएम से निकलवा कर दे दूंगी तुम्हें। ठीक है भाभी, चलेगा। सुमन अब बेफिक्र हो जाती है और उसके जन्मदिन के अवसर पर करुणा और योगेंद्र उसके बैंक अकाउंट में पूरे 3,000 रुपए भेजते हैं। अच्छा, तो पूरे 3,000 रुपए आए हैं। बुढ़ा बुढ़ी दोनों कम नहीं है, बहुत पैसे जमा करके रखे हैं इन दोनों ने। खैर, मैं सुमन को तो पूरे पैसे देने से रही,
3,000 में से मैं उसे आधे ही पैसे दूंगी। फिर बेला सुमन को 3,000 की जगह केवल 1,500 रुपए ही देती है। ये लो सुमन, माँ जी और पापा जी ने तुम्हारे अकाउंट पे ये पैसे भेजे हैं। पूरे 1,500 रुपए है। ठीक है भाभी, वो मेरा जन्मदिन आने वाला है ना, इसीलिए भेजे होंगे। क्या बात है सुमन, तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंदीदा पदार्थ बनाऊंगी, ठीक है ना? हाँ भाभी, चलेगा। फिर बाद में, ये माँ और पापा ने सिर्फ 1,500 रुपए ही क्यों भेजे मुझे? उन्होंने तो मुझे ये कहा था कि जब जन्मदिन आएगा तो वो मुझे 3 से 4,000 रुपए भेजेंगे। खैर, कोई बात नहीं, मैं इसी में मैनेज कर लूंगी। फिर सुमन जन्मदिन पर उन्हीं पैसों को इस्तेमाल करती है और मानव भी उसे थोड़े पैसे और एक सुंदर सा तोहफा देता है। फिर 2 दिनों के बाद करुणा गांव से फोन करती है। कैसा रहा तेरा जन्मदिन बिटिया? बहुत अच्छा था माँ। मैंने पापा के फोन पर फोटोज भी भेजे हैं, आप उसे देख लेना। ठीक है बिटिया, देख लूंगी मैं। हे भगवान, कहीं माँ जी सुमन को सब कुछ बता ना दे कि उन्होंने इसके अकाउंट में 1,500 नहीं बल्कि पूरे 3,000 भेजे थे। मुझे कुछ तो करना होगा। अरे सुमन, तुम जरा उस कमरे में जाओ ना, क्योंकि मुझे यहाँ पर सफाई करनी है। ठीक है भाभी, मैं चली जाती हूँ। फिर सुमन फोन पे बात करते हुए दूसरे कमरे में चली जाती है। उस कमरे में नेटवर्क ही नहीं पकड़ेगा, जिसके चलते उनकी बात ही नहीं हो पाएगी। लेकिन अगली बार तो मैं इसे बात करने के लिए फोन ही नहीं दूंगी। हाँ माँ, अभी बोलो, क्या कह रही थी आप? अरे बिटिया, मैंने तुझे जो पैसे भेजे थे वो तो तुझे मिल गए ना? क्या? अरे माँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या मिल गए बोल रहे हो आप? अरे पैसे बेटा, पैसे मिले कि नहीं? हाँ माँ, मिल गए मुझे पैसे। पूरे 3,000 थे। क्या? क्या थे? अरे पूरे थे ना, 3,000 रुपए भेजे थे मैंने तुझे। अरे हाँ माँ, पूरे पैसे थे। हेलो माँ, मुझे आपकी आवाज कुछ ठीक से सुनाई भी नहीं दे रही। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, आप अपना ध्यान रखिए। सुमन को बस पूरे ये शब्द ही सुनाई देता है, लेकिन वो 3,000 रुपए सुन ही नहीं पाती, जिस कारण करुणा को ये लगता है कि सुमन तक पूरे 3,000 रुपए पहुंच गए हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिनों के बाद जब योगेंद्र और करुणा फिर से सुमन को पैसे भेजते हैं, तभी अरे वाह, इस बार तो पूरे 5,000 रुपए भेजे हैं। लगता है अगले महीने के खर्चे के लिए भेजे हैं। लेकिन इस बार तो मैं कुछ ऐसी चाल चलूंगी कि ये सारे के सारे पैसे मेरे पास ही आ जाएंगे। फिर बेला घर जाकर मानव और सुमन को झूठ बोलती है। अरे सुमन, माँ जी और पापा जी ने तुम्हारे अकाउंट में जो पैसे भेजे थे वो तुम्हारे अकाउंट में आए ही नहीं। क्या? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है भाभी? उन्होंने तो मेरे ही अकाउंट में भेजे हैं पैसे। पता नहीं सुमन, लेकिन आए ही नहीं। बैंक वालों से मैंने फोन पर बात भी की तो उन्होंने कहा कि 24 घंटों तक इंतजार कीजिए। अगर तब तक पैसे नहीं आए तो आप बैंक में जाकर मदद मांगिए। हे भगवान, अब क्या होगा? अरे सुमन, इतनी चिंता मत कर, बस 24 घंटों की ही तो बात है, तब तक पैसे आ जाएंगे। और अगर नहीं आए तो मैं तुझे पैसे दूंगा। वो बात नहीं है भैया, लेकिन पैसे ऐसे अटकने नहीं चाहिए। फिर 24 घंटों के बाद क्या हुआ भाभी, आए कि नहीं पैसे? नहीं ना सुमन, एक काम करते हैं, बैंक जाकर ही चेक करते हैं। चलो बेला। अरे मानव, तुम इतनी दिक्कत क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना, मैं जाती हूँ बैंक में, तुम यहीं पर रुको। पहले ही इतना काम करके थक गए हो, अब थोड़ा आराम कर लो। लेकिन बेला। अरे भाई, भाभी सही कह रही है, वो देख लेगी, आप आराम करो। फिर बेला बैंक में जाने का नाटक करती है और 4 घंटे बाहर घूमकर लौटती है। बैंक वाले भी कुछ नहीं कर पाए। लगता है कोई तो फ्रॉड हुआ है, शायद से पैसे किसी और के अकाउंट में पहुंच गए हैं। लेकिन वो चेक कर रहे हैं, अगर उनसे कुछ हो पाया तो अच्छा ही है, वरना सारे पैसे गए पानी में। लेकिन भाभी। अरे सुमन, तू घबरा मत,
ऐसा हो जाता है कभी कभी, और वो पैसे वापस आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं तुझे पैसे देता हूँ, तू निराश मत हो। पर भाई, आप क्यों दे रहे हो पैसे? अरे चुप रहे और रख ले ये पैसे, पागल कहीं के। फिर मानव सुमन को अपनी जेब में से पैसे देता है और इस तरह से बेला चाल चलकर सारे पैसे अपने पास ही रख लेती है। फिर कुछ दिनों के बाद बेला करुणा को कॉल करती है। क्या? हाँ माँ जी, इस बार मानव की सैलरी लेट आने वाली है और सुमन कब से घूमने जाने की जिद लगाए बैठी है। उसने तो यहाँ पर अपनी 2 सहेलियां भी बनाई है और उसे उनके साथ बाहर भी जाना है, लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है। अच्छा, तो ये बात है क्या? हाँ माँ जी, वैसे सुमन तो हमसे कुछ मांगती नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उसे कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। इसीलिए उसके लिए अगर आप कुछ पैसे भेज देती तो अच्छा होता। अरे हाँ बहू, क्यों नहीं, मैं आज ही उसके अकाउंट में पैसे भेजती हूँ, तू चिंता मत कर। ठीक है माँ जी, शुक्रिया। लेकिन ये बात आप सुमन से मत कहिए, नहीं तो उसे बुरा लगेगा। ठीक है बहू, मैं समझ गई। इस तरह बेला अब एक बार फिर से चालाकी करके उनसे पैसे ऐंठती है। ऐसे ही वो अब कभी पैसे आने पर ये कहती है कि वो चोरी हो गए हैं, तो कभी ये कहती है कि आधे पैसे कट चुके हैं। इस तरह वो सुमन और मानव को बेवकूफ बनाती रहती है। फिर एक दिन जब बेला सुमन को 500 रुपए देती है, तभी सुमन करुणा को फोन करती है। क्या कहा? 500 रुपए? लेकिन बिटिया, मैंने तो तुझे पूरे 2000 रुपए भेजे हैं, क्योंकि तूने उतने ही पैसे मांगे थे। हाँ माँ, मैंने उतने ही पैसे मांगे थे, लेकिन आपने तो मुझे बस 500 रुपए ही भेजे हैं और भाभी ने भी मुझे केवल 500 रुपए ही निकाल कर दिए हैं। और आपको हो क्या गया है माँ? जन्मदिन पर भी आपने मुझे केवल 1500 रुपए ही भेजे थे और हर महीने आप मुझे कम पैसे भेजती हो, यहाँ पर मुझे घूमने फिरने के लिए, खरीदारी करने के लिए और बाकी छोटी मोटी चीजों के लिए पैसे लगते रहते हैं माँ। और बार बार मैं भाई और भाभी से तो पैसे मांग नहीं सकती ना, मुझे शर्म आती है माँ। अरे ये तू क्या कह रही है बिटिया? हमने तुझे जन्मदिन पर पूरे 3000 रुपए भेजे थे और हर बार तो हम तुझे ज्यादा ही पैसे भेजते हैं। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले ही बेला बहू ने मुझसे तेरे लिए पैसे मांगे, ये कहकर कि तुझे अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने जाना है और मानव की तनख्वाह भी अभी तक आई नहीं है, इसीलिए मैंने भी उसे पैसे भेज दिए। क्या? इसका मतलब भाभी ने हम सबसे झूठ बोला है। अब उस बेला की तो खैर नहीं, तू रुक सुमन, मैं उसकी अच्छे से खबर लेती हूँ। फिर करुणा और योगेंद्र अगले दिन गांव से शहर जाते हैं और उन्हें वहां पर अचानक से आए देखकर बेला और मानव आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अरे माँ पापा, आप दोनों अचानक से यहाँ पर? हाँ बेटा, वैसे तो हम दोनों यहाँ पर 2 हफ्ते के बाद आने वाले थे, ऐसे ही 2 दिन रुकने की खातिर, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है कि हमें आज ही आना पड़ा। मतलब? फिर योगेंद्र और करुणा मानव को सब कुछ बता देते हैं, जिसके बाद मानव भी काफी चौंक जाता है। ये सब क्या है बेला? तुमने सुमन को हर बार झूठ क्यों बोला? अरे नहीं मानव और माँ जी पापा जी, आप दोनों को शायद कोई गलतफहमी हुई है। मैं सच कह रही हूँ, जितने भी पैसे सुमन के बैंक अकाउंट में आते थे, मैं उसे सारे पैसे दे देती थी। एक बार तो पैसे आए ही नहीं और एक बार चोरी हो गए और एक बार तो बैंक में ही अटक गए। अब मैं भला इसमें झूठ क्यों बोलूंगी? अरे चुप हो जा झूठी। एक बार तो इसने मुझसे सुमन के नाम पर पैसे भी मांगे, बोला कि तेरी सैलरी ही नहीं आई। अब इसका क्या जवाब देगी? बोल, अब बोलती क्यों बंद हो गई तेरी? मानो बेटा, अभी के अभी बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट चेक कर, तभी सच्चाई पता चलेगी। फिर बैंक के सारे स्टेटमेंट चेक होने पर बेला का पर्दाफाश हो जाता है। ये क्या? इसमें तो साफ साफ लिखा है कि जन्मदिन के पहले 3000 रुपए आए थे और वो 5000 जो बेला कह रही थी कि आए ही नहीं, वो भी आए हैं अकाउंट में। हर बार जो जो पैसे आए हैं वो पैसे एटीएम से निकाले गए हैं।
और अभी हाल ही में 2,000 रुपए भी आए हैं। बोल बहू, अब क्या कहोगी तुम? छी बेला, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अरे पैसों की खातिर तुम कितना गिर गई। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया भाभी? मैंने तो आपको अपनी बड़ी बहन के समान माना है, लेकिन आज आपने ही मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है। मैं तुझे इस गलती के लिए कभी माफ नहीं करूंगी बहू। अरे नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। प्लीज मुझे माफ कीजिए। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में आकर मैंने अपनी ही ननद के साथ गलत किया है, लेकिन मैं आप सबको वचन देती हूँ कि आइंदा से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ती हूँ। बहुत रोने और बिलखने के बाद में घर वाले बेला को माफ कर देते हैं और उस दिन के बाद से बेला भी अब सुधर जाती है और दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करती। अरे ओ मैदे की कटोरी, और कितना मेकअप थोपेगी? जल्दी चल, पंडित जी वहां पर आ चुके हैं। अरे बस माँ जी, कितना चिल्लाओगी? चलिए। हीरावती और उसकी बड़ी बहू निधि दोनों अब अपने होने वाली छोटी बहू रचना के घर शादी का मुहूर्त निकालने जाते हैं। हीरावती बहन, चलिए, अब बच्चों की शादी का मुहूर्त तय हो चुका है। अब बस जल्द से जल्द सारी तैयारियां शुरू कर देते हैं। हाँ सुमित्रा बहन, शादी के लिए मैं तो बहुत ही उत्सुक हूँ। तभी वहां पर रचना सबके लिए खाना लेकर आती है। अरे वाह रचना, क्या बात है, क्या कमाल का खाना बनाया है तूने। अरे ओ निधि बहू, जरा सीख अपनी होने वाली देवरानी से। इसके हाथ में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास है। फिर सभी लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में, काकी जी लाइए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ, अच्छे से मालिश भी कर दूंगी। आप कह रही थी ना उस दिन कि आपके पैर बहुत दर्द करते हैं। हाँ बेटी, वो तो है, लेकिन तुझे अभी पैर दबाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे कोई बात नहीं काकी जी, मुझे ऐसे मना मत कीजिए। मैं आपकी बस सेवा करना चाहती हूँ। फिर रचना ईरावती के पैरों की मालिश करती है और रचना का यह भोला और अच्छा स्वभाव देखकर ईरावती उस पर बहुत खुश हो जाती है। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पुण्य किए हैं जिसके फल स्वरूप में मुझे इतनी अच्छी बहू मिल रही है। निधि बहू, रचना तो तुझसे भी ज्यादा गुणवान और सुशील है। धन्यवाद माँ जी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। निधि दीदी भी बहुत अच्छी है। हे भगवान, ये रचना तो अभी घर की बहू बनी भी नहीं है और अभी से ही इसने माँ जी के दिल में घर क्या, पूरा का पूरा बंगला बना दिया। शादी से पहले ही निधि रचना पर जलने लगती है। वैसे निधि बहुत आलसी होती है और वो तो बस आराम करना ही पसंद करती है। चलो, आज का सारा काम तो खत्म कर दिया है मैंने, अब जाकर आराम से टीवी देखती हूँ। फिर निधि टीवी देखने लगती है कि उतने में ईरावती आवाज लगाती है। अरे ओ निधि बहू, मेरी साड़ी जल्दी से इस्त्री कर दे, मुझे मेघा के घर पर जाना है। हे भगवान, इस बुढ़िया ने तो मेरी आधी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। सच में लगातार काम कर कर के मैं तो परेशान हो गई हूँ। फिर निधि टीवी देखना छोड़कर अपनी सास की साड़ी इस्त्री करती है। ऐसे ही एक दिन वो अपनी सहेलियों से मिलने के लिए सज सवर कर जा रही होती है कि उतने में उसे अमर रोक लेता है। भाभी, जल्दी से मेरे लिए जूस बना दो ना, आज मैं नाश्ता नहीं करने वाला, जूस ही पीकर जाऊंगा। लेकिन देवर जी, अभी तो मैं बाहर जाने वाली थी। अरे भाभी, बस 2 मिनट का तो काम है, अब मुझे ये जूस वूस बनाना नहीं आता और माँ भी मंदिर गई है ना, बस थोड़े ही दिनों की बात है। फिर मैं भी मेरे छोटे मोटे काम आपको बताकर परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि तब तो मेरी बीवी आ जाएगी ना। हाँ हाँ पता है, चलो ठीक है, मैं बना देती हूँ। फिर निधि रसोई में जाकर फटाफट जूस बनाने लगती है, लेकिन वो जूसर का ढक्कन ठीक से बंद ना होने के कारण सारा जूस निधि के मुंह पर और उसके नए ड्रेस पर उड़ जाता है। अरे नहीं, मेरा मेकअप तो पूरा खराब हो गया।
और ये क्या, मेरी ये नई ड्रेस भी खराब हो गई। ये घर के सारे काम करके तो मैं तंग आ चुकी हूँ। एक दिन भी मेरा यहाँ पर शांति से नहीं कटता। फिर निधि अपना दुखड़ा उसकी माँ को फोन करके बताती है। हे राम, तू चिंता मत कर बच्ची, अब तेरी देवरानी आ जाएगी ना, तो तू उसी से सारे काम करवा ले। हाँ माँ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। वैसे भी वो काफी भोली है। और आपको पता है क्या, जब हम उसके घर पर मुहूर्त निकालने गए थे, तब वो माँ जी के पैर दबाने लग गई, पागल कही की। फिर कुछ ही दिनों में रचना और अमर की शादी हो जाती है। सुनो ना रचना, वो मेरी सहेली की तबीयत बहुत खराब हो गई है, इसीलिए मैं उसे देखने जा रही हूँ। तो आज के दिन के लिए तुम मेरे हिस्से का काम कर दोगी क्या? पर दीदी, इतना सारा काम मैं अकेली। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपनी सहेली की देखभाल कीजिए, मैं यहाँ पर संभाल लूंगी। आप यहाँ की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। शुक्रिया रचना, लेकिन हाँ, माँ जी ने पूछा तो कहना कि मैं सारा काम करके गई हूँ, वरना वो मुझ पर खामखा भड़क जाएगी। हाँ दीदी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं माँ जी को संभाल लूंगी। अब इसी प्रकार से निधि अपने देवरानी के भोलेपन का फायदा उठाने लगती है। फिर एक रात, अरे निधि बहू, आज तो रचना ने काफी सारा काम कर लिया है, इसीलिए कल सुबह के भोग प्रसाद की तैयारी तू ही करेगी। याद रहे, 100 से ज्यादा लड्डू बनने चाहिए। रचना और अमर की शादी के बाद मैंने कहा था कि मैं मंदिर में 100 लड्डू चढ़ाऊंगी। क्या, 100 लड्डू? अरे इतना क्या चौंक रही है, मुंह दिखाई के रस्म के दिन रचना ने भी तो 100 से ज्यादा लड्डू बनाए थे, वो भी अकेले ही। इतना कहकर ईरावती वहां से चली जाती है। तभी निधि रचना के पास जाती है। अरे रचना, मेरी तबीयत थोड़ी नाजुक सी लग रही है, बहुत थकावट भी महसूस हो रही है, और आज रात जागकर मैं इतने लड्डू नहीं बना पाऊंगी, इसलिए ये लड्डू तुम ही बना देना। ये काम तो मैं खुद ही कर लेती, लेकिन मेरी तबीयत बहुत खराब है ना, इसीलिए मैं रात भर नहीं जाग सकती, वरना मैं कल बीमार पड़ जाऊंगी। और डॉक्टर ने भी मुझे रात भर जागने से मना किया है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है दीदी, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं बना दूंगी सारे लड्डू। पक्का ना रचना, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? अरे नहीं दीदी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखना। वाकई में रचना, तुम सबसे अच्छी हो। भगवान ऐसी देवरानी हर जेठानी को दे। पर हाँ, माँ जी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि वो लड्डू तुमने बनाए हैं। अरे नहीं दीदी, मैं उन्हें इस बात का बिल्कुल पता नहीं लगने दूंगी। फिर निधि जाकर आराम से घोड़े बेचकर सो जाती है। और यहाँ बेचारी रचना थकी हारी होने के बाद भी रात के 2 बजे तक जागकर लड्डू बनाती है। अब निधि ऐसे ही मीठे बोल बोलकर अपनी मासूम और दिलदार देवरानी से काम करवाती है। फिर एक दिन जब रचना बाजार गई होती है, तभी उसे वहां पर उसका पुराना स्कूल का दोस्त नील मिलता है। अरे रचना, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ नील, तुम बताओ। सब बढ़िया। शादी मुबारक हो रचना, बहुत लंबे समय के बाद दिखी हो तुम। मैंने तुम्हारी शादी की फोटोज भी देखी थी, सुहानी ने पोस्ट की थी ना? हाँ, वो आई थी शादी में। चलो बढ़िया है। वैसे तुम कब शादी कर रहे हो, या कुंवारा ही रहने का इरादा है? अरे नहीं नहीं, करूंगा ना, माँ लड़की ढूंढ ही रही है। अच्छा, और काम कैसे चल रहा है तुम्हारा? घर पर सब ठीक तो है ना? अब सारी बातें यही करने का इरादा है क्या? इससे अच्छा है कि हम वहां कुल्फी वाले से 2 कुल्फी लेकर पार्क में बैठकर आराम से बातें करें। क्यों, क्या कहती हो? हाँ, यही सही रहेगा। चलो। फिर नील और रचना दोनों कुल्फी खाते हुए पार्क में बैठकर बातें करते हैं। तभी वहां से गुजर रही निधि रचना को एक लड़के के साथ बातें करते हुए देखकर हैरान रह जाती है। दया रे दया, ये क्या बवाल है?
मेरी देवरानी जो इतनी सुशील और संस्कारी बनती है, वो एक आदमी के साथ, वो भी पार्क में बैठकर कुल्फी के चटकारे लेते हुए गप्पे शप्पे लड़ा रहे हैं। अब देखना रचना, मैं कैसे तेरी बैंड बजाती हूँ। फिर निधि फौरन उन दोनों की फोटो खींच लेती है और जब रचना घर वापस लौटती है तभी निधि उसे वो फोटो दिखाती है। हाँ दीदी, ये नील है, मेरे स्कूल का पुराना दोस्त। मुझे बाजार में मिला था और फिर हम दोनों पार्क में बैठकर बस पुराने दिन को याद कर रहे थे और हमने बहुत सी बातें भी की। अरे बेशरम लड़की, वैसे तो बड़ी संस्कारों वाली बनती फिरती है, लेकिन घर के बाहर जाकर आवारा मर्दों के साथ गप्पे मारते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई क्या? हाँ, पर दीदी, मैंने थोड़ी ना कोई गलत काम किया है जो मैं शर्मिंदा हो जाऊं। अरे तुमने गलत नहीं, बहुत गलत किया है। ये फोटो अगर मैं माजी और देवर जी को दिखा दूंगी तो उनका खून भी खोल उठेगा। आज तक मैंने तुम्हारे जेठ जी के सिवा किसी और मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा है और तुम तो सीधे पार्क में बैठकर गप्पे लड़ा रही थी। वाह, माफ कीजिए दीदी, लेकिन वो मेरा अच्छा दोस्त है और कुछ भी नहीं, और उसकी तो अभी शादी भी होने वाली है। तुम्हारी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करने वाला। ये फोटो देखने के बाद माजी और देवर जी तो तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। क्या? क्या नहीं? हाँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो रचना, अगर तुम चाहती हो कि मैं किसी को भी ये फोटो ना दिखाऊं तो तुम्हें वो सब करना होगा जो जो मैं तुम्हें बोलूंगी। मंजूर है तुम्हें? हाँ हाँ दीदी, मुझे मंजूर है, लेकिन आप बस ये फोटो किसी को भी मत दिखाना। अच्छा ठीक है, मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी। इस तरह से निधि रचना के मन में डर पैदा करके वो उसे धमकाने लगती है और वो बेचारी अब एक प्रकार से निधि की नौकरानी बन जाती है। अरे ठीक से मालिश करो, वरना मैं तुम्हारा हाथ मरोड़ दूंगी। ठीक है दीदी। निधि अब अपने हिस्से के सारे काम भी रचना से ही कराती है। अरे ओ निधि बहू, काफी दिनों से मैं देख रही हूँ, तू तो बस आराम ही फरमाती रहती है या फिर कहीं बाहर घूमने चली जाती है। देवरानी आने के बाद तूने अपने बहू धर्म से इस्तीफा दे दिया है क्या? हाँ? नहीं तो माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सारे काम करके ही आराम करती हूँ और फिर बाहर चली जाती हूँ। आप चाहो तो रचना से पूछ सकती हो। क्यों रे रचना बहू, ये सच बोल रही है क्या? हाँ माँ जी, दीदी घर का सारा काम करती है, उल्टा वो तो कभी कभार मुझसे भी ज्यादा काम करती है। अब आप भी अपने काम में व्यस्त रहती हो ना, इसीलिए आप दीदी को ज्यादा काम करते हुए नहीं देखती होगी और इसीलिए आपको ऐसा लगा। अच्छा, अगर तू कह रही है तो सच ही होगा बहू। इतना कहकर ईरावती वहां से चली जाती है। बहुत खूब रचना, ऐसे ही हर बार झूठ बोला करो, फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम मेरे सारे काम करती हो, वरना पता है ना क्या होगा। हाँ दीदी, आप बेफिक्र रहिए। फिर एक दिन काम करते हुए अचानक से रचना गिर जाती है और उसके हाथ पर सूजन आ जाती है। मैं कुछ नहीं जानती रचना, तुम्हें सारा काम करना होगा, मतलब करना ही होगा। ये हाथ सूजने का नाटक किसी और के सामने करो, मेरे सामने नहीं। लेकिन दीदी, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा हाथ बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है और मुझसे कोई काम भी नहीं हो पा रहा। ठीक है, इसका मतलब तुम्हें कोई भी काम नहीं करना है, तो मैं अभी जाकर माजी और देवर जी को तुम्हारे और उस पुराने दोस्त नील की फोटो दिखाती हूँ। फिर तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, क्योंकि अब तुम्हारे इस घर में आखिरी कुछ घंटे बचे हैं। अरे नहीं दीदी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। रचना आगे बोलने जा ही रही होती है कि तभी वहां पर ईरावती आती है और वो निधि को जोरदार थप्पड़ लगाती है। माँ जी, आपने मेरा गाल लाल क्यों किया? अरे निर्लज्ज लड़की, तुझे क्या लगा तू इस बिचारी लड़की को धमकाती रहेगी और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा? मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है। क्या?
अरे क्या हुआ अगर इसका कोई दोस्त है तो? हाँ, अगर ये शादीशुदा है इसका मतलब ये तो नहीं ना कि इसका कोई पुरुष दोस्त नहीं हो सकता। जरूर हो सकता है। तूने इस बेचारी के मन में इतना डर पैदा कर दिया कि ये डर गई तेरी धमकी से। लेकिन अब तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माफ कीजिए माँ जी, मुझसे भूल हो गई। अरे क्या भूल हो गई? तूने इसे एक छोटी सी बात के लिए इसे डरा कर अपनी ही देवरानी को नौकरानी बना दिया। छी, अब या तो तू इस घर से निकल जा या फिर यहाँ पर रहना है तो अगले 1 महीने के लिए तुझे ही इस घर के सारे काम करने पड़ेंगे। रचना बहू कोई काम नहीं करेगी और यही तेरी सजा है। क्या? नहीं माँ जी, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। क्यों? रचना बहू ने भी अकेले ही सारा काम कर लिया ना तेरे दबाव में, तो अब तुझे भी करना होगा। या फिर निकल जाए इस घर से। दरवाजे खुले हैं। निधि के पास अब कोई विकल्प नहीं बचता और उसे अब अगले 1 महीने के लिए अकेले ही घर के सारे काम करने पड़ते हैं।